पहुंचा जा सकता है। इस केस में भी पुलिस ने जियो फेंसिंग की मदद से तफ्तीश आगे बढ़ाई, लेकिन इसी दौरान एक और इंकशाफ। मकतूला परवीन के भाई ने परवीन अख्तर के शौहर पर कर दिया शक का इजहार। आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले परवीन अख्तर साहिबा को और उनके साथ जो 2 मजीद खवातीन थीं उनके ऊपर हमला होता है। परवीन साहिबा की जान उसमें चली जाती है और 2 बाकी लड़कियां जो है ज़ख्मी होती हैं और एक अंधे कत्ल की वारदात बन जाती है और किसी को पता नहीं चल रहा होता कि आखिर ये किसने किया है। और सबसे पहले जिन अफराद पर शक किया जाता है, इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनके हस्बैंड मौजूद हैं, क्योंकि इनिशली जो शक हुआ वो इन पर हुआ। इन पर शक क्यों हुआ और जब असल बात पुलिस ने तफ्तीश की, असल बात सामने आई तो वो क्या थी, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बात करते हैं मीरा हुसैन साहिबा से, जो कि हस्बैंड हैं परवीन साहिबा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी कितना अर्सा हुआ शादी हुई? मेरी शादी तकरीबन 12 साल हो गए। 12 साल हो गए जी। और जो आपकी मिसेस थी वो पहले से भी हाँ मैरिड थी। उनके 2 बच्चे थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझसे शादी हुई उनकी। मुझसे तकरीबन 3 बच्चे थे। पहला बच्चे तो डेथ हो गई, 2 है जिनमें 1 साल की बच्ची है मरियम और 4 साल का बेटा है अली हसन। परवीन अपने शौहर और बच्चों के हमरा एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। परवीन का ज्यादा वक्त ब्यूटी पार्लर में गुजरता। परवीन की अनथक मेहनत का ही नतीजा था कि अब पार्लर पर खवातीन का रश बढ़ गया था। परवीन अपने ब्यूटी पार्लर को शहर के मारूफ पार्लर्स की फहरिस्त में लाने को दिन रात एक कर रही थी, लेकिन आने वाला वक्त किसने देखा है? किसको खबर थी कि इस ब्यूटी पार्लर पर खून की होली खेली जाने वाली है? शौहर को क्या खबर थी कि बीवी के कत्ल का दुख एक तरफ, कत्ल का इल्जाम भी उसी पर लगेगा और वजह बनेगा एक घरेलू तनाजा। मुझे ये बताइएगा कि एक तनाजा चल रहा था घर में आपके, एक मकान को लेके जो कि आपकी मिसेस के नाम था। जी जी। वो तनाजा क्या था? मेन चीज़ तो ये है ना कि हमारा मियाँ बीवी आपस में ना कोई तनाज़ा नहीं था। हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे आपस में। जो मेन तनाज़ा बना उनकी डेथ के बाद ही। पहले कोई तनाज़ा नहीं था। जो है ना मेरा मिसेस का भाई मोहम्मद आसिफ, ऑलरेडी उनका ना वैसे भी आना जाना बंद था हमारे घर। किसी वजह से मेरी मिसेस ने बंद किया हुआ था, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से। मेन प्रॉब्लम हुई है जब ये मिसेस की डेथ हुई है। उसने मुझे कहा जी आप ऐसा करें कि मकान है ना आप सेल कर दे, जितनी ज़रूरत है आपको आप पूरी करें, बकाया पैसे मुझे दे दें। अच्छा, परवीन साहबा के इंतकाल के बाद? हाँ जी। पहले कोई इशू नहीं था मकान का। अच्छा, पहले मकान का किसी किस्म कोई इशू नहीं था। ये किस कदर अफसोस का मकाम था कि परवीन के भाई ने परवीन के कत्ल के बाद अपने भांजों और बहनोई का साथ देने की बजाय जायदाद के लालच में उल्टा उन्हें मुसीबत में डाल दिया। बहनोई को ही बहन का कातिल करार दे दिया। सिर्फ यही नहीं, भाइयों के बीच भी फूट पड़ गई। सबसे पहले उन्होंने मुझे टारगेट किया, फिर उसके बाद खुद अपने भाई को पकड़ाया, सके भाई को, जी इसने मर्डर किया है बहन का। फिर उसके बाद भतीजे को। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी भतीजे को पकड़ा दिया जी। भतीजे ने आप तीनों जो हो, आपको इनिशियली कत्ल के इल्जाम में, हाँ जी, ज़ेरे तफ्तीश रहे। मकतूला के एक भाई के मौक़िफ़ पर पुलिस ने इस पहलू पर भी तफ्तीश की। पुलिस बैक वक्त कई जावियों पर काम कर रही थी। गवाहों, जान पहचान वालों से तफ्तीश के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया गया और फिर जियो फेंसिंग रिपोर्ट ने पुलिस का काम आसान कर दिया। जियो फेंसिंग में कुछ बंदे हमने शामिल तफ्तीश किए।
जियो फेंसिंग में हमें कुछ नंबर जो है वो मशकूक मिले। जियो फेंसिंग में कुछ मशकूक मोबाइल नंबर सामने आने पर पुलिस ने इन मोबाइल नंबर्स पर काम शुरू कर दिया। इन मोबाइल नंबर्स की CDR निकलवाई गई तो उनकी लोकेशन उसी जगह पर पाई गई जहां पर हुई थी ये खूनी वारदात। ऐसे में इन लोगों को जकड़ना जरूरी हो गया था जिनके नाम पर रजिस्टर थे ये नंबर्स। आखिरकार पुलिस कामयाब हो गई और हिरासत में ले लिए 2 अफराद। इस तरह फिर हम उन बंदों को हमने गिरफ्तार किया। ये हैं गिरफ्तार होने वाले वो दोनों मुल्जिमान जिन पर लगा है परवीन के कत्ल का इल्जाम। इसमें मेरे साथ मरकजी मुल्जिमान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम साबिर। गुलाम साबिर। गुलाम साबिर, क्या करते हो? मोटरसाइकिलों का काम है। मोटरसाइकिलों का काम करते हो और रिहाइश कहाँ पे? मुंशी हॉस्पिटल के बैक साइड पे। ये मुंशी अस्पताल कहाँ है? ये बन रोड पे। बन रोड पे है। तो कब से मोटरसाइकिल्स का काम कर रहे हो? कोई 14-15 साल हो गए। इन दोनों मुल्जिमान की बातें जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि उनका हर बयान चौंका देने वाला है। क्या नाम है? गुलामबाज। गुलामबाज, आवाज़ ऊंची निकालो ना। गुलामबाज। ठीक है, तो क्या करते हो? मैं मूवी का काम करता था। मूवी का काम करते थे? शादी की मूवी वगैरह बनाते थे? जी। फिर उससे पहले साथ में न्यूज़ चैनल पे भी काम करता था। न्यूज़ चैनल पे भी काम करते थे? कैमरामैन में। एक चैनल पे कैमरामैन थे, तो एक बाइक ठीक करता था, एक मूवी का काम करता था, कैमरामैन था। तो ये क्या हुआ है? तो नौकरी से चला गया था तो मैं इसके पास काम पे आ गया था, आतिफ के दफ्तर। बाइकों काम? नहीं। आतिफ के पास? हाँ, प्रॉपर्टी का दफ्तर इसने बनाया हुआ। ठीक है। दफ्तर की सफाई वगैरह कर देता था। साथ में कोई आया मेहमान चाय वगैरह ले आया, यानी ऑफिस में आए थे तुम उसके? हाँ जी, खाना वगैरह ला दिया। हाँ। तो चीज़ें मेरा काम होता था, मूवी का मिल जाता था फंक्शन, तो मैं इसे कह देता था इसमें मुझे 5 से 6 हज़ार रुपये महीने में दे देता था। ठीक है। मेरे को मूवी का काम आ जाता था तो मैं यानी तुम कहते कि तुम एक तरह की पार्ट टाइम जॉब करते थे, उसके बाद तुम्हारा काम आ जाता था, तुम अपना काम करते थे, नहीं तो फिर ये आतिफ और मुदिया काम करते थे। ये दोनों मेहनत कश हैं, तो फिर मामला खून खराबे तक कैसे पहुंचा? इन दोनों की परवीन अख्तर से क्या दुश्मनी थी? जब पुलिस ने परवीन के साथ जख्मी होने वाली चंदा से शनाख्त करवाई तो उन्होंने यकसर इनकार कर दिया कि वो इन मुल्जिमान को बिल्कुल नहीं जानती। हम नहीं उसको जानते थे, ना पता था कि उसने क्यों उठाया, क्या क्यों मारा, क्यों नहीं मारा। वो तो फिर बाद में पुलिस अफसर की वजह से, इनकी अख्तर साहब की वजह से, हमें उनकी कोशिश की वजह से हमें पता चला फिर कि उन्होंने मारा है। वो लड़का बाज था और दूसरा उसका दोस्त था, उससे किया ये सारा कुछ। तो फिर कौन थे ये दोनों? कौन हो सकता था उनकी पुश्त पर? परवीन को किससे खतरा था? वो आतिफ पोला जो है, उसकी मेरी सास फूफा सास के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े वगैरह भी होते रहते थे, तो उसी ने किया सारा कुछ। कभी उसने कोई धमकी भी दी कि कोई फ़ोन वगैरह भी आते थे आतिफ के आपकी सास को? हाँ जी, आते थे फ़ोन उसके, बस मुझे इतना ही बताती थी, वो फ़ोन करके मुझे बस तंग करता है, वैसे तो मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती, बस इतना ही बताती थी और नहीं बताती थी। दरअसल वो शख्स अख्तर परवीन को मुख्तलिफ तरीकों से मजबूर करता था कि वो उसके साथ दोस्ती करे। इस शख्स के इन करतूतों की खबर किसी हद तक परवीन के शौहर को भी थी। ये जो आतिफ है, इनकी मार्केट में हमने पार्लर बनाया हुआ था। ये गुज़श्ता 4-5 साल से ये हरासा कर रहा था, जी मेरे साथ फ्रेंडशिप करो, होटलिंग करो। आप ये बता रहे हैं कि आतिफ उर्फ आती और जो मोदी जो उसका साथ पार्टनर था उसका, ये आपकी वाइफ पर ये प्रेशराइज करते थे कि मेरे साथ बाहर चलो होटलिंग को, वो मना करती थी। लेकिन परवीन अख्तर हर बार कोशिश करती कि किसी तरीके से इस शैतान से जान छूट जाए। मकतूला परवीन के बेटे बिलाल ने भी किया ये इंकशाफ। सर, ये असल में हमारा पहले पार्लर था आतिफ की बिल्डिंग में, तो उधर अक्सर ना इनके आपस में मुंह झगड़े होते रहते थे। एक हमने भी देखा अक्सर इनकी आपस में लड़ाई होती रहती थी, तो मैंने अपनी वालदा से पूछा भी था घर में कि इनकी आपके साथ क्यों लड़ाई होती है। उन्होंने यही कहा कि ये पार्लर को लेके जो है ना बहुत लड़ाइयाँ कर रहा है मेरे साथ, कि तुम यहाँ से चली जाओ, कि इधर से दफ़ा हो जाओ, ये पार्लर छोड़ दो, जहाँ इस जगह से ही चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूँगा, ये कर दूँगा। तो अम्मी ने कहा चलो मैं आज पार्लर छोड़ देती हूँ, तुम्हारे प्लाजे से ही छोड़ देती हूँ। परवीन की बहू चंदा भी इस बात की गवाह है कि कैसे उन्हें मजबूर किया गया पार्लर शिफ्ट करने पर। ये जो पार्लर जहाँ वकू होता है, इससे पहले पार्लर आपका किसी और प्लाजे में? हमारा पार्लर वो आतिफ पोले के प्लाजे में था।
उसका ऊपर घर था और नीचे हम दुकानें थी, वहाँ पे हमने पार्लर पहले बनाया हुआ था। तो वहाँ कितना अर्सा काम किया पार्लर आपने? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, तो मैं 3 साल से अपनी सास के साथ काम कर रही हूँ, उनके साथ ही उधर पार्लर में रह रही हूँ। फिर उधर से हम नीचे बेसमेंट में शिफ्ट हुए हैं, अभी 6 माह ही हुए थे हम उधर नीचे शिफ्ट हुए। तो वो पार्लर उसने जो आतिफ था उसने खुद खाली कराया या आपने खुद? नहीं, उन्होंने हमसे खुद पार्लर खाली करवाया था। खाली करवाया, फिर आप शिफ्ट हो गए बेसमेंट वाले पार्लर में? हाँ जी। वहाँ कितना सा आप पार्लर में शिफ्ट हो गए, काम कर रहे थे? नीचे बेसमेंट में 6 माह ही अभी हुए थे शिफ्ट हुए। लेकिन पार्लर नई जगह पर शिफ्ट करवा कर भी ये शैतान अपनी हरकतों से बाज ना आया। जब भी वहाँ से गुजरता था तो मम्मी को धमकियाँ लगाता था, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैंने तुम्हें जान से मार देना अगर तुम यहाँ से ना गई। तो जाहिर सी बात है तब हम भी डरे हुए थे, हम क्या करते, हमें थोड़ी सा पता था उसने ये काम कर देना। जी हाँ, मुरसा के वहमो गुमान में भी ना था, लेकिन ये सच है कि हर गुजरते दिन के साथ वो शख्स हदें अबूर करता चला जा रहा था। वो परवीन अख्तर को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देता। फिर ये गया, मैंने बाइक चलाई है, इसने मारा। यार वाती कहने है कोई गल नहीं हुई, लाते च फैर मार दे, ये तो छड़ के चली जाएगी तो साड़ी भी जान छुट जाएगी। मैं कहा यार ताड़ी जान छुट जाएगी, मेरी तो फंस जाएगी ना। मतलब तुम फ्री में किसी के कत्ल के करने में शामिल हो गए? बस गलती कर बैठा हूँ सर, नहीं पता चला। कल मैं पर्दा वादा ने उसे अपने पीछे कर लिया है, जिसकी वजह से मुझाना तौर पर बच्चियाँ दोनों बची है। एक लड़का है, उसने आके पर्दा उठाया और डायरेक्ट आते ही गोलियां चला दी उसने। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं?
गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत, हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है एक गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। ब्यूटी पार्लर में खवातीन बनी निशाना, किसने खेली खून की होली? कभी भी नहीं सोचा था अच्छी वाले हम घर में, तो सारा घर हमारा तबाह हो गया। सास बहू को गोलियों से छलनी करके किसको मिला करार? दोस्ती से इनकार बना जुर्म या खातून को मिली जादू करने की सजा? हमारे ऊपर तवीज़ धागे जादू टूने होते हैं। पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आए हौलनाक इंकशाफ। जब भी वहाँ से गुजरता था तो मम्मी को धमकियाँ लगाता था, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैंने तुम्हें जान से मार देना। तो क्या इन दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक है उसी शख्स के साथ जो छेड़खानी करता था परवीन अख्तर के साथ? टीम इंकशाफ ने खोज लगाई तो मुल्जिमान से बातचीत के दौरान ये हकीकत भी सामने आ गई। तो फिर कत्ल करना कब से स्टार्ट किया? कत्ल करना स्टार्ट नहीं किया, ये पहली गलती है। मैं बाइक का काम करता था, मोदी का और आतिफ का, इन्हों की वजह से मेरे गाहक लगे हुए थे, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि ये काम करना है। नाम दे, दोबारा नाम लीजिएगा। आतिफ और मोदी। आतिफ और मोदी ये कौन थे? ये करीम पारक हैं, प्रॉपर्टी डीलर है। ये आतिफ के पास काम करता है मोदी मेरे से काम करवाता था मोटरसाइकिल का। अजब अहमकाना बात है, जो शख्स गाहक लेकर आता हो बंदा उसकी ख्वाहिश पर किसी का कत्ल कर दे, ये बात समझ से बालातर है। तो तुम्हारे पास ही क्यों आया? उसको ये कैसे पता कि तुम जो हो ऐसा काम कर सकते हो? आज तक मेरे पास ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान नहीं आया जिसने कहा कि वो मेरे पास नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं काम करके मोटरसाइकिल देने गया था ना, उन्होंने मेरे से बात की, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ। फिर कुछ दिन गुजरे हैं, फिर मोदी ने मुझे कहा बाइक चला लेना, मैंने कहा मैं नहीं चला सकता। बाइक चलाना मतलब कि बाइक चला लेना, जिसने कोई ज़ख्मी करना है ना वो हमने लड़का ढूंढ लिया। अच्छा तुम बाइक चलाओ और वो? हाँ जी, तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन गुजरे, 1-2 दिन, उसने कहा इतना विड है तुम्हारा तो तुम डरते हो बाइक चलाने से, तो फिर मैंने सर तो हाँ कर पैसे ऑफर किए? क्या उसने कहा? कोई चीज़ की ऑफर नहीं उसने की। या तो ये शख्स पागल है या फिर कोशिश कर रहा है पागल बनाने की। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स बगैर किसी मतलब के इतना खौफनाक कदम उठा ले जिसकी सजा मौत हो? मतलब तुम फ्री में किसी के कत्ल के करने में शामिल हो गए? बस गलती कर बैठा हूँ सर, नहीं पता चला, कल मैं पर्दा पड़ गया। ये कैसा पर्दा है? मुझे समझ नहीं आ रही कि एक आदमी तुम्हें ये कह रहा है कि जाओ उसको ज़ख्मी कर दो, तुम कह रहे हो कि ठीक है, या ज़ख्मी या कत्ल कर दो, तुम कह रहे हो मैं नहीं करना, और उसके बाद फिर तुम कहते हो कि चलो ठीक है, वो कहते हैं कि चलो बहादुरी दिखाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, इस पर कातिल को बिठा के लेके जाना। बस गलती हो गई, बस नहीं अकल के पर्दा पड़ गया। आज सारे पर्दे उठेंगे, बेगुनाहों पर गोलियां चलाने वाले तमाम चेहरे बेनकाब होंगे। कत्ल की प्लानिंग कैसे हुई? कत्ल की प्लानिंग इन्हीं की थी, आतिफ और मोदी की। जी ठीक है, इन्होंने क्या प्लान किया? मैं उसमें शरीक नहीं था। हाँ। भाई को बुलाया था, इसके सामने मुझे बाहर निकाल देते थे।
बातचीत जब 2-3 मरतबा हुई है तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। किसी और आदमी को इसने बुलाया था तो वो नहीं आया। उस दिन 2-3 दिन उसका इंतज़ार करते रहे। तो एकदम से अचानक ना मैं भी उधर ही था तो मुझे लेके गया। तो मैंने कहता यार पास इंजन जहा गल है तो आती कहन डे है कि जाके ना उन्हें गोली मार दे। मैं कहा यार तो दिमाग खराब है, तेन पता मेरी बुढ़ी माँ, छोटी भैन, 3 बच्चियाँ मैं पालन डे। तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तो नौकरी मैं क्या चीज़ ही करना है। मोदी कहता नहीं वो कुछ नहीं होंगे, मैं ही तेन कह रहा। मैं यार तेन पता है मैं ना कभी कोई सोच चलाया ना मैंने पता है, तेरी मेहरबानी मेरा घर ना उजाड़। तो यार वाती कहन डे है कोई गल नहीं, लाते च पैर मार दे, ये इतों छड्ड के चली जाएगी तो साड़ी भी जान छुट जाएगी। मैं कहा यार ताड़ी जान छुट जाएगी, मेरी तो फस जाएगी ना। नहीं तेनों जो किया है वो कह रहे हैं कि कुछ होएगा, मसला पर्चा पुर्चा होएगा तो मैं पीछे पैसे पूसे लावांगा, सारा कुछ मैं करके मैं छुड़वा लाँगा। हैरत है, थोड़ी देर के इनकार के बाद इस जल्लाद ने इकरार कर लिया, एक बेगुनाह खातून को खून के रंग में रंगने को तैयार हो गया। जिंदगी बर्बाद हो गई है सारी इनकी बात में आके। बस ये आप खुद भी जानते हैं कि अब क्या हमारा कुछ हो सकता है जिंदगी में? कुछ नहीं हो सकता। तो जब तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। अपना भी घर बर्बाद कर लिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें फायदा क्या था? ना लालच, ना तुम्हारी दुश्मनी, ना तुम्हारा उससे लेना देना। अब रोने धोने का ड्रामा करने वाले इन मुल्जिमान को परवीन अख्तर को मारने का टास्क दिया गया, लेकिन साथ क्या कहा गया, किस वजह से कत्ल करना है, जरा ये भी जानिए। उन्होंने मुझे बुलाया कि ये काम करना है, हमारे ऊपर तवीज़ धागे जादू टूने होते हैं। इन मुल्जिमान की बातें सुनकर तो लगता है कि जादू परवीन ने मरकजी मुल्जिम पर नहीं बल्कि मरकजी मुल्जिम ने इन दोनों पर करवाया था। कत्ल तक बात कैसे पहुंची? इनका यही भाई ने जैसे बताया कि खून के छींटे पड़ रहे थे दफ्तर में। कहाँ पढ़ते थे? दफ्तर में घर में। हाँ जी। क्या होता था तुमने? क्या खून पढ़ते देखा? कैसे? एकदम से ऐसे खून आता था, वो सारा काफ़ी बदबूदार खून ही खून हो जाता था। कितना खून हो जाता था? किसी टाइम तो बहुत ज़्यादा ही होता था, 2-3 मरतबा तो ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा, वरना हल्के हल्के खून के ना छींटे कपड़ों पे पड़ते रहते थे, गंदे बदबूदार। तो तवीज़ वगैरह फिर बाद में निकलने शुरू हो गए। कैसा और कहाँ का जादू, ये सब तो महज ड्रामा था। आप ये खुद अंदाज़ा करो, एक इंसान है वो खुद शूटर है यानी गैंगस्टर है, उनके घर में कोई आदमी, बाहर का आदमी जा नहीं सकता, अनजान आदमी, उनके घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैसे कोई उनके घर जाके कोई तवीज़ कर सकता है या उनके खून फेंक सकता है? जादू टोने का तो महज बहाना बनाया गया, दरअसल मकसद वही था, शर्मनाक ताल्लुकात के लिए परवीन को मजबूर करना। लेकिन अब परवीन भी रोज रोज की बदतमीजी से तंग आ चुकी थी, वो कब तक बर्दाश्त करती ये सब। मुबैना मुल्जिम आतिफ परवीन के सख्त लबो लहजे पर सीख पा हो गया और उस दरिंदे ने परवीन को सबक सिखाने की ठान ली। दुश्मन वार करने को तैयार था, लेकिन परवीन और उसकी फैमिली बेखबर थी इस बात से। उस दिन तकरीबन 11:30 बजे करीब मैं अपनी मिसेस को लेकर, और साथ बेटी थी साल की, उसे छोड़ कर ना पार्लर छोड़ने गया। मैं उधर बेटी को लेकर बैठा रहा, आधा पौना घंटा बैठा मैं, तकरीबन 12:15 बजे तक। तो जब मैं जाने छोटे बेटे को स्कूल से लेना था, मैंने कहा कि मैं छोटे बेटे को ना स्कूल से लेने जा रहा हूँ। मुझे रोक दिया, कहता है कि आप ऐसा करो ना भी ना जाओ, छोटी बेटी है ना, इसका फीडर कर रहा है, इसने दूध वगैरह पीना होता है, आप पहले फीडर ला दे फिर बच्चे को ले आए, हम इधर मिलकर नाश्ता कर लेंगे। मैं चले ठीक है। यानी कि पार्लर और हमारे घर का फासला मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का होगा मोटरसाइकिल पे, क्योंकि इससे भी काम होगा। यानी कि मैं सिर्फ घर गया हूँ, फीडर जेब में डाला। किस्मत के खेल देखिए कि शौहर घर तक गया और वापसी पर प्लान यही था कि मियाँ बीवी एक साथ नाश्ता करेंगे। शौहर के वहमो गुमान में भी ना था कि उनका साथ हमेशा के लिए टूटने वाला है। उस रात क्या हुआ, क्या 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 प्लानिंग की? तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, तो सुबह फर्स्ट टाइम फ़ोन किया बन रोड पर, उसने बुलाया तो हम गए, फिर वो इसको लेके आया, फिर दोनों को भेजा उसने। इससे पहले मिले हुए थे? हाँ जी, वो मोदी ने इसको फ़ोन करके बुलाया घर से। इसको कैसे जानते हो तुम्हारे साथ जो खड़ा है? मुझे भी बुलाया, मोदी की वजह से सलाम जो है। कितने अरसे से जानते हो उसको? मैं कोई 6-7 माह हो गया। अच्छा, तो फिर उसने बुलाया तुम्हें मोदी ने कि जाके इसको मारना है? हाँ जी।
फिर ये गया, मैंने बाइक चलाई है, इसने मारा। ठीक है, ये तो जी ड्राइवर थे जो कत्ल में मुआविन थे, जिन्होंने बाइक चलाई, और जिसने मारा वो भी मेरे साथ है। ये समझ नहीं आ रही कोई किसी को कत्ल के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं। कत्ल नहीं करने गया था भाई, टांग में गोली मारने गए। हाँ, इसने कहा बीच में 2 गोली। अच्छा चलो, तुम टांग पे गोली मार। 2 गोलियां हैं बीच में ना, तू नीचे करके ना दीवार, गोली भी उसने मुंह पे खुद ही चढ़ा के दी थी, बुलेट मार के ना चढ़ा के दी। पिस्टल किसकी थी? उसी की थी, मोदी की थी। फिर तुम पिस्टल लेके इसके साथ बैठ के तुम चले गए? हाँ जी। फिर तो मैं नीचे गया तो जैसे मैंने नीचे की तरफ करके मैंने गोली चलाई है, वहाँ पे एक और ख़त्म थी। उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा तो वो उसमें ज़्यादा गोलियाँ थी, तो सारी की सारी ऐसे खींचाता नहीं, मैं भागने जल्दी में तो चल गई। गोलियां चली नहीं, चलाई गईं। वो वहशतनाक खेल खेला गया कि सुनकर जिस्म पर लर्जा तारी हो जाए। मैं और मेरी फूफो सास और वो सिदरा, हम पोलर आए हैं। आकर अभी मेरी फूफो सास चारपाई पे बैठी हैं और उन्होंने कहा कि मुझे नाश्ता दो। मैं नाश्ता अभी रखा ही है, अभी खाने लगी हैं। तो पर्दे एक लड़का आया, उसने आके पर्दा उठाया और डायरेक्ट आते ही गोलियां चला दी उसने। गोलियां चलते ही शोर मच गया, पॉलर के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई। सबसे पहली गोली मेरी बाजू में लगी है और ये वाली मेरी बाजू पे गोली लगी है, दाएं बाजू पे। और दूसरी मरतबा मेरी फूफो सास को 4-5 गोलियां लगी हैं और एंड पे वो सिदरा है लड़की, उसकी टांग में गोली लगी। इंतकाम की आग में जल रहे थे ये भेड़िए, अंधाधुंध बरसाई गई गोलियां। यूं लग रहा था जैसे ये भेड़िए पॉलर में काम करती सब लड़कियों को जान से मार देंगे। खुदा खुदा करके गोलियों का तूफान थमा, मुल्जिमान अपना काम करके फरार हो गए तो चंदा ने हिम्मत दिखाई और जख्मी हालत में उठ बैठी। और हम गिर गए हैं और पता नहीं फिर 2-3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उठ के फिर मैं बाहर गई। बाहर जाके फिर मैंने शोर वगैरह किया तो वो फिर सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर देखा और हॉस्पिटल वगैरह में ले गए। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब पूरे इलाके में गोलियों की घन गरज के बाद खौफ भर गया। इसी दौरान शौहर घर से वापस पॉलर पहुंचा तो ये दर्दनाक मंजर देखना नसीब हुआ। तो वापसी जब मैंने आया तो इधर बेपनाह जुम लगा हुआ था, कोई भी मैं जब देखा चंदा थी उसके बाजू में फायर लगा था, वो चीको पार कर रही थी। अच्छा, ये दिन दिहाड़े सब कुछ हुआ था? 12:30 दिन दिहाड़े, यानी कि ये लोग सारा प्लानिंग किया हुआ था उन्होंने। और आपकी 1 साल की बेटी कहाँ थी उस वक्त? बेटी मेरी भी अंदर थी और जो मेरी नवासी थी, यानी कि मेरे बिलाल की बेटी थी, तकरीबन 4 माह एज है उसकी, वो भी अंदर थी। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि छोटी बच्ची है, खुदा ना खासा इनको भी फायर लग जाते हैं। वो तो बच्ची मेरी मौत जाना तौर पर बच्ची है, वो वालदा के पीछे हो गई है, वालदा ने उसे अपने पीछे कर लिया है, जिसकी वजह से मौत जाना तौर पर बच्चियाँ दोनों बची है। ये खौफनाक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जख्मी खवातीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं उस वक्त अपने ऑफिस में था, ये इधर फैजपुर इंटरचेंज के पास में मेरा ऑफिस है, मैं उधर था। तो मुझे फ़ोन आया था इनका, मीरा सैन का, तो उसने मुझे कहा कि जी जहाँ भी हो फ़ौरन आ जाओ। वो तब नहीं उन्होंने मुझे बताया कि ये काम हुआ है, क्योंकि टेंशन इतनी सी ज़ाहिर से मेरे से कहाँ सुनी जानी थी ये बात। जब मैं उधर गया हूँ, जब उधर जाके देखा है कि जी अम्मी उन्होंने कहा भी है, बोले हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे आती बोले ने मरवाया। तो ये बात जो है ना उधर हर बंदा जानता है। तो मैं उस टाइम मुझे होश ही नहीं थी, मैं फिर गया उनके साथ, हॉस्पिटल गए हैं उनके साथ। फिर जाके जब वो एमरजेंसी वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया था, फिर उसके बाद तो हमें हमारे साथ कोई बात नहीं। ये दिल दहला देने वाली खबर परवीन के ससुराल, मैके और तमाम रिश्तेदारों तक पहुंची तो सबके पांवों से जमीन सरक गई। इस वक्त उनके भाई मौजूद हैं, शबीर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर। शबीर, जब आपको पता चला कि आपकी जो बहन है उसको इस तरह से मर्डर कर दिया गया तो क्या बात जहन में आई, कौन पीछे है? सर मुझे मेरे भनोइये ने दसिया, मैनू उन्होंने कहा मैं इस तरह ना पार्लर से गोलियां चल गई, मैनू नहीं दसिया है भी मेरी सिस्टर कड़ी उन्होंने गोलियां बजियां। मैं उधरों चलिया मैं कैंची तो, मैं सीधा मोटरसाइकिल से इतने आया पार्लर से, देखा पुलिस दी गड्डियां खड़ियां ने, तो लिहाजा उन्होंने मैं पूछा मतलब की होया, कहते सारे हस्पताल लै गए ने। मैं हस्पताल चला गया, अगे मेरा बहनोई मैनू मिले, उन्होंने मैं पूछा मैं की होया, कहते नान का ना अंदर है, कहने दुआ करो अल्लाह करे बच जाए, गोलियां ज़्यादा लग गई मेरी भैन नूं।
मैं क्या किन्ने कीता है, किस तरह का होया? उन्हें कहा भी मतलब उन्होंने बयान दिते ने भी आती भोले दे किहड़े मतलब करिंदे ने मैनूं मरवाया है। आतिफ उर्फ आती क्रिमिनल आदमी है जी, साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी है और दुश्मनदार आदमी है। और आतिफ उर्फ आती के प्लाजे में ही पहले इसने ब्यूटी पार्लर बना रखा था, ईमान ब्यूटी पार्लर के नाम से। तकरीबन 5-6 माह पहले ब्यूटी पार्लर जो है ये शिफ्ट करके साथ वाले प्लाजे में ले गई थी परवीन अख्तर। इनका कोई तनाज़ा चल रहा था जिसकी वजह से इसने इसका कत्ल करवा दिया। मुबैना तौर पर परवीन ने कातिल का नाम बता दिया, लेकिन जिंदगी की बाजी हार गई। और जिंदा बचती भी तो कैसे, जिस तरह उसे गोलियों से छलनी किया गया था, बचना मुहाल था। और कितनी गोलियां मारी गई? मेरे ख्याल से 5 से 6 फायर लगे हैं। 6 फायर लगे? 6 फायर मैंने खुद अपने हाथों से ना उसको लेके गया हूँ, जाके उसको जमा करवाया, उसका जो भी होता है उसमें भी क्या कहते हैं पोस्टमार्टम वो मैंने करवाया है। मेरा जिस्म काम रहा था, ये सारा जिस्म जो है ना छन्नी किया हुआ था। बहुत ज़्यादा इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है। हमारी सिर्फ एक ही अपील है, हमें इंसाफ मिले और ये अपनी सलाहों के पीछे जाएं ये लोग। हमें धमकी आती है इनकी कि हमारे साथ सुलह कर लो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सुलह किस चीज़ से कर ले? हमारे सारे घर का साढ़े का सत्यानाश कर दिता, पड़ के साढ़ा घर मुद्दा मार दिता। इन दोनों ने ये बात बताई कि ये जो वक़ुआ है सारा प्री प्लान था और हमने प्लानिंग करके किया। और ये जो प्लाजे का मालिक है आतिफ उर्फ आती, इसके कहने पे हमने इस औरत का कत्ल किया। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शर पसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी। खातून बनी निशाना, किसने खेली खून की होली? कभी नहीं सोचा था अच्छी वाले हम घर में, सारा घर हमारा तबाह हो गया। सास बहू को गोलियों से छलनी करके किसको मिला करार? दोस्ती से इनकार बना जुर्म या खातून को मिली जादू करने की सजा? हमारे ऊपर तवीज़ धागे जादू टूने होते हैं। पुलिस की तफ्तीश के बाद सामने आए हौलनाक इंकशाफ। जब भी वहाँ से गुजरता था तो मम्मी को धमकियाँ लगाता था, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैंने तुम्हें जान से मार देना।
परवीन सबको रोता छोड़ गई, तहम जख्मी चंदा बच गईं। गोया उन्हें एक नई जिंदगी मिली। लेकिन इन दो जल्लादों को क्या मिला? बेगुनाहों पर गोलियां बरसाकर। क्या उन्हें कोई पछतावा है अपने किए पर? मैं बस अल्लाह से माफी मांगना चाहूँगा, अल्लाह मुझे माफ कर। मैंने अपने घर वालों को भी रोल दिया और इनके घर वालों को भी, सिर्फ इनकी बातों में आज। अब किस काम का ये पछतावा? इन जल्लादों को क्या मालूम कि क्या बीत रही है इस खानदान पर, जिन पर टूटी है ये कयामत। नहीं, मेरी अपील है जज साहब से, सब उनसे अपील है मेरी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा हस्ता बस्ता घर था सारा तबाह कर दिया इन्होंने। मेरी सास इतनी अच्छी थी, बस उसको सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाए उनको। इंसाफ की अपील करते वुरसा पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुलह न करने की सूरत में दी जा रही है संगीन नताइज की धमकियां। हमें धमकियां आती हैं इनकी कि हमारे साथ सुलह कर लो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। हमसे पैसे उसका बाप वो फ़ोन करता है, कहता है जी मेरे साथ हमारे साथ बैठो। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हमारे साथ बैठ के बात करो, हम आपके साथ जो है ना बात कर लेते हैं, जो हुआ है उसके से हम नुकसान भर देते हैं, जो जितने आपको पैसे चाहिए हम दे देते हैं आपको। लेकिन हमने कहा हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसों से इंसान नहीं मिलता। तो वो जो है वो कहते हैं हमें मैंने सिम भी चेंज कर लिया इसी वजह से, तो उनके पास जो मेरा नंबर है मैंने उस वजह सिम भी चेंज किया, लेकिन फिर भी हमें फ़ोन आते हैं उनके, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है इनसे बहुत खतरा है। खतरा मंडला रहा है। दुश्मन इस कदर साजिशी है कि उसने घर के अफराद के बीच भी फूट डलवा दी है। ये बहुत ज़्यादा, ये सारे घर का हमारा घर, जो मेरी माँ भी वही थी, मेरी बहन भी वही थी, क्योंकि हमारा माँ बाप बहुत हो चुका है। हमारी यही कोशिश है, हमको मतलब भी किसी के ज़रिए मैसेज करते हैं या मतलब भी पैगाम भाई के ज़रिए पैगाम पहुँचाते हैं, कहते हैं जी सुलह कर लो। सुलह किस चीज़ से कर ले? हमारे सारे घर का साढ़े का सत्यानाश कर दिता, पढ़ के साढ़ा घर मुद्दा मार दिता। सुलह कौन मैसेज करवाता है? ना हर लिहाज से धमकाया जा रहा है मुख्तलिफ जरिया से। ये वही लोग आतिफ वगैरह और जो इनके ताल्लुकात वाले लोग हैं, चाहे वो जैसे भी लोग हैं, धमकाया जा रहा है कि आप ऐसा करो, सुलह कर ले। इनके घर भी गए, इन्होंने कहा जी आप कत्ल में सुलह कैसे हो सकती है? ये तो मर्डर किया किसी को। इनको भी धमकाया जा रहा है जी आप अपने जो बयान आता है वो वापस ले ले। मेरे बड़े भाई का बेटा है, ठीक है, तो हमारे घर मेरा भाई आया, खुद बड़ा जो है सगा भाई आया, सगा भाई आया, करते हुए गया। तो उसने मतलब भी इन्हों को कहा भी तुम्हें अपने बच्चे नहीं प्यारे, तुसी क्यों विचार रहे, बयान वापस लो अपने, तुसी क्यों उन्होंने दुश्मनी पालते भेजे। मैं कहा यार साड़ी भैन मर गई, साडा माँ बाप मर गया, नहीं दुनिया के असं भी मर जाएंगे ना, कोई गल नहीं, मार दें, साढ़े वास्ते उत्ते कोई नहीं बैठा इन्होंने फड़न वाला या इंसाफ करने वाला। साढ़े नाल एडी वड्डी 4 महीने की बच्ची को फैर छू के लंघता पिया, तो एडे सुबह के टाइम से एडी वड्डी ज्यादती करते पे लोग, उत्तों सानू नान तक कहते पे नाना तुसीं अपने बयान वापस ले लो। मैं शौक दूँ कि लाहौर जैसे शहर में ये सब कुछ हो रहा है कि आधी फैमिली घबराई हुई है, डरी हुई है उन सफाक कातिलों से जिन्होंने सब कुछ काम करवाया, और वो कह रही है कि अपने भाइयों में लड़ाई इस बात पे हो रही है कि मामला रफा दफा कर दो, हमारी बहन चलेगी इस केस से निकल आओ। यानी इंसाफ के लिए इनको इतना ज़्यादा खतरा है इस वक्त इंसाफ हासिल करने के लिए, लेकिन इन पे दबाव भी डाला जा रहा है और हत्ता कि फैमिली तकसीम हो गई है। बहादुर मौजूद हैं जो कि भतीजे हैं। अच्छा, आपकी अपने वालिद से बात हुई? आपके वालिद जाके इनको कह रहे हैं कि मामला पीछे ले लो? इनके वालिद साहब फौत हो गए हैं जी सर, वो मेरे चाचू हैं, उनके सके भाई हैं। हाँ। वो उनके साथ मिल गए हैं मुलज़िम पार्टी के साथ। वो हमें घर आके उन्होंने कहा कि आती का ये पैगाम है, वो कह रहा है कि अगर तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप अपने बयान जो है ना वो वापस ले लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे वो चली गई उसके पीछे आप लोगों को भी भेज दें। आतिफ जो है इसका प्रॉपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसके ऊपर बहुत सारी दफात भी हैं, FIR भी दर्ज हुई हैं, और इस वक्त जो है उसने अपनी बेल करवाई हुई है पहले से। और ये सिचुएशन है, और ये बाकी जितनी फैमिली है वो डरी हुई है कि हम इस आधी फैमिली तो बोल ही नहीं रही, आधी फैमिली उल्टा फैमिली पर प्रेशर डाल दिया कि तुम भी वापस ले लो, बात ना करो, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हारे बच्चे भी ना बचे। तो इस तरह की थ्रेट जो है इस फैमिली को मिल रही है। ये लाहौर शहर के अंदर हो रहा है। ऑलरेडी शबीर जो हैं अपनी बहन को खो चुके हैं, ये अपनी वाइफ को खो चुके हैं, और छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी उसको भी एक फायर छू के गुजर गया वहाँ पर। तो इस तरह से दरिंदगी दिखाई गई, उधर सब कुछ हुआ।
धमकी पर धमकी मिल रही है। अगरचे पुलिस ने किराए के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कब पकड़ा जाएगा मरकजी मुलजिम? पुलिस को है किस बात का इंतजार? अच्छा, आप क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? मैं तकरीबन वज़ीर आला साहब और मियां शबाशी साहब से ये अपील करूँगा, ख़ुसूसी तौर पर जो ये जिन्होंने यह कत्ल किया है, ना कत्ल किया है, उनको काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए और हमें तमाम फैमिली को इनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इन दोनों ने ये बात बताई कि ये जो वक़ुआ है सारा प्री प्लान था और हमने प्लानिंग करके किया, और ये जो प्लाजे का मालिक है आतिफ उर्फ आती, इसके कहने पे हमने इस औरत का कत्ल किया। तो फिर ये जो मुलजमान हैं ये इनको हमने गिरफ़्तार कर लिया, और जो असल इसमें जो मेन के किरदार है आतिफ उर्फ आती का है, वो अबूरी ज़मानत पे चल रहा है। इसकी नेक्स्ट डेट जो है वो है 12 तारीख। इंशाल्लाह ये भी गुनाहगार है, इसकी 12 तारीख को इंशाल्लाह बेल खारिज करवा के इसको भी इंशाल्लाह गिरफ्तार कर लेंगे। जहां किराए के कातिल और मरकजी मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वहीं दूसरों की बीवियों, बहनों, बेटियों का एहतराम और मुआशरे में उठाती ऐसी घटिया और शर्मनाक सोच का खात्मा भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना न भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।